वेलकम अगेन टू नोवन। आज कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग कह रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समर के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा ने आकर उसको भाई के फ़ोन का पैगाम दिया तो ज़मीन के चेहरे पर रौनक तोड़ गई। मेहमानों के पास बैठी हुई थी मेहमानों के पास बैठी हुई थी माजत करते हुए फ़ौरन से बाहर निकल आई। अपने कमरे में जाकर सुकून से बेड पर दोनों टांगें ऊपर करके तकिया गोद में रखने के बाद होल्डर पर रखा रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। आखिर बहन की याद आ ही गई। दूसरी जानब से वली अल्लाह का वलीउल्लाह का ज़िंदगी से भरपूर कहका सुनाई दिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मशरक़ी औरत? अब के वो भी हंस दी। बागी कमांडर साहब, मैं एकदम फिट। आप जनाब सुनाएं कैसी जा रही है, और जनाब को किसकी जुल्फ़ों ने इतना मसरूफ़ कर रखा हुआ है। आहा, हमारे ऐसे नसीब कहा। अपनी तो ज़िंदगी को गोलियों के साथ गुजरी है, जहाँ छुरियों का दौर दौर का जहाँ छोड़ियों को दौर दौर का गुजर भी नहीं। हाँ, अगर कहीं एक आखराश आ जाए तो सीएमएस जाकर खाकी की आंचल दिखाते हैं। अपनी चिड़िया की सुनाओ, मामा को कितना याद करती है? मामे को कितना याद करती है? हर रोज़ मुझे कोई 7-8 छिंके ज़रूर आती है। चिड़िया बिल्कुल मज़े में है। उसके पापा ने बारबी हाउस दिलवाया है, इसलिए अब तो उसका स्कूल जाने को भी दिल नहीं करता। हर सुबह रोते हुए जाती है। तो ना भेजा करो ना जालिम, तुमने भी उसको 5 साल की उम्र में ही 14 जमातें करवाने का इरादा बनाया हुआ है। उसकी हम उम्र लड़कियां इससे अगली क्लास में है। ये अभी तक केजी में बैठी है, ऊपर से उसके वालिद भी उसको रोता हुआ नहीं दे सकते, फिर इतनी चालाक है उनके सामने और ड्रामा करती है। पर तुम उसके हर चाल को नाकाम करके जेल खाने में भेज देती हो। इस दफ़ा छुट्टी पर उसको मरी ले आओ। मैं ड्राइवर और गाड़ी भेज देता हूँ। मैं ऑफिशियल काम से गए सिलसिले में अगले 4 दिन इधर ही हूँ। थोड़ा वक्त साथ गुजारते हैं, क्योंकि बॉर्डर के हालात आजकल कुशीदा होने की वजह से छुट्टी मिलना मुश्किल है। हाउ एक्साइटेड मरिका, तो आजकल मुझे मौसम खुशगवार ही होगा। इधर लाहौर में तो गजब की सर्दी पड़ी है। मैं इब्राहिम से इजाज़त ले लूँ? अगर मान गए तो उनको कहूँगी इस्लामाबाद की टिकट टिकट करवा दे। अगर आप ड्राइवर भेज देना, आगे आप ड्राइवर भेज देना। आप बताएं आपके लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं यार, आजकल अपने पास सप्लाई खुली है। अपने हिटलर से पूछो और फिर बताना मुझे। हाँ, अभी उनके मेहमान आए हुए हैं, फारिग होते हैं तो पूछ करो, आपको बताती हूँ। फ़ोन कर रख कर खुशी खुशी जाकर सास को बताकर ने कर जाने की इजाज़त माँगी। उन्हें भला क्या एतराज़ होना था? जाकर मेहमानों के पास बैठ गई, मगर उसके चेहरे पर खुशी का रंग इब्राहिम को अंदर ही अंदर आग लगा रहा था। जैसे मेहमान के वो सब घरवालों के सामने शुरू हो गया, तुमने 4 जमातें ज़्यादा पढ़ी होती तो तुम्हें कम से कम इतनी तमीज़ होती कि घर आए मेहमानों को किस तरह डील किया जाता है। बंद दरवाज़े के पीछे सुनने की वो आदी थी, पर आज अदालत खुलेआम लगी। वो तो बंद दरवाज़े के पीछे भी अपनी सफाई देने में बड़ी कौड़ थी। यहाँ से सास-ससुर, जेठ जेठानी, नौकरों के सामने क्या बोलती। सास ने ही आखिर सफाई दी। इब्राहिम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वलीउल्लाह का फ़ोन आ गया था। वो कौन-सा हर रोज़ फ़ोन करता है? आज 3 माह बाद उसका फ़ोन आया। मेहमानों के पास तो तुम मौजूद ही थे। अम्मा, मेरे सामने इस आदमी की हिमायत ना किया करो। मैं उससे सख्त नफ़रत करता हूँ, और ये औरत ये बात जानती है। फिर भी हर दफ़ा मुझे नीचा दिखाने के भाई के नाम पर भाग कर जाती है, जैसे उस पर कोई आफ़त आई हो तो भाई सुपुर्द ये सब पर सुपर हीरो बनकर रेस्क्यू करने आएगा। वो लाड साहब हैं, वहाँ कहीं बैठकर फ़ोन करता है। और ये औरत अपना हर काम भूलकर भाग उठती है। भाई, इतनी ही बहन भाई की मोहब्बत है तो रखता उसको अपने पास क्यों मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोलना था? मैं तंग आ गया हूँ। आइंदा इस घर में इस आदमी का ज़िक्र आया तो वो दिन इस घर में इस औरत का आखिरी दिन होगा। आपसे कह रहा हूँ, समझा लें इसको, वरना पछताएगी। तलाक देकर बाहर निकालूंगा और सारी ज़िंदगी अपने बेटे की शक्ल तक देखने नहीं दूंगा। अपनी बात पूरी करके एक नफ़रत भरी नज़र ज़मीन के झुके पर सर पर डालकर वहाँ से चला गया। बाकी सब लोग एक एक करके वहाँ से हट गए। सास ने आकर उसके बाद बुत बने वजूद पर सली देता हाथ रखा तो वो चौंकी। खाली नज़र से उनकी जानिब देखा, जो नादिम नज़र आ रही थी। एक फीकी सी मुस्कुराहट देखा कर वो वहाँ से निकल गई। मुलाज़िमा को कमरे में बुलाया और उसको हिदायत की कि मेरे भाई का फ़ोन आया तो बोल देना मैं घर पर नहीं हूँ। साहब के साथ मुल्क से बाहर चली गई हूँ। कहना जल्दी-जल्दी में जाना हुआ। आखिर वक़्त पर प्रोग्राम बना था। मुलाज़िमा ने फ़ोन उठाया तो वो अपने कामते हुए वजूद को लेकर बाथरूम में बंद हो गई। मुँह पर दुपट्टा रखकर अपने अंदर की सिसके को दबाते हुए तड़प-तड़प कर रोई। मगर खामोश करवाना कोई नहीं आया। जो एक जान देने वाला रिश्ता था, उसको अगर उस लम्हे विलम्ब भी हो जाता कि उसकी बहन यूं बाथरूम में बंद होकर कैसे बेबसी से की तस्वीर बनकर मछली की तरह तड़प रही है, तो उसकी घर की ईंट से ईंट बजा देता। मुलाजमा की कोशिश
मुलाज़िमा कोशिश पूरी की थी, मैंने कोशिश पूरी की, मगर दूसरी जानिब वलीउल्लाह था, जो सरहदों की हिफ़ाज़त करने वालों में से था। और वो लोग इतने कम ज़हन कब होते कि हैं कि सच्चे या झूठे शक्करपट को पकड़ ना सकें। भारी दिल के साथ उसने अपनी बहन के लिए दुआ की थी, पर कई दफ़ा जब इंसान की किस्मत में कोई दुःख लिख दिया गया हो ना, तो मुख़्लिस दुआएँ भी रास्ते में से ही पलट आती हैं। आज से दोनों मामूल से भी पहले ही क्लिनिक जाने वाले रास्ते पर खामोशी से चलते जा रहे थे। आज फिर धुंध ने बड़े भरपूर लम्हे करके भरपूर हमले करके बादलों जैसी कुरोई को ज़मीन पर बिखेरा हुआ था। सुर्ख-होती नाक को गर्म शाल के अंदर छुपाकर सांस की गर्मी से सर्दी का मुकाबला कर रही थी। शेरबख्त के होंठ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त थे। न जाने साले को क्या सच्ची बोलती चलेगी। शेरबख्त, क्या तुम खबरें सुनते हो? हाँ, कभी-कभी, क्योंकि मेरे घर पे ये टेलीविज़न नहीं है। दुकान वाले के पास कभी बैठकर देख लेता हूँ। अच्छा, अखबार तो पढ़ते होगे? हाँ, क्यों नहीं? मैं तो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हूँ। मैं तो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। मेरा मुलाज़िम अखबार मेरे घर पर देकर जाता है। क्या तुम इस खबर से वाकिफ़ हो? जो पिछले दिनों नए साल से पहले एक वज़ीर के बेटे का उसकी शादी के दिन कत्ल हो गया। हाँ, दुकान पे आदमी बातें कर रहा था, तब सुना था। उसमें क्या ख़ास? हज़ारों आदमी मरता है, इसमें ख़ास बात ये है, वो मेरा ताया-ज़ाद है और वो वज़ीर मेरा ताया है। उस दिन जब उसका कत्ल हुआ था, उस दिन उसकी शादी मुझसे हो रही थी, मगर हुई नहीं, क्योंकि उसके 1 दिन पहले मेरा निकाह किसी दूसरे आदमी के साथ हुआ था, और वो आदमी ही राहील के कत्ल के पीछे है। जिसके साथ मेरा निकाह हुआ वो कौन है, कहाँ होता है, मैं नहीं जानती। और मुझे जिस घर में छोड़ के गया, वहाँ मैं इतने दिन इसका इंतज़ार करती रही, वो नहीं आया। मैं बीमार हो गई, वो तो ज़ैनब को अल्लाह ने फ़रिश्ता बनाकर वहाँ भेजा, उसने मेरी बात पर यकीन करके मेरी मदद की, तो मैं यहाँ हूँ। शेरबाग के कदम साक़त हो चुके थे, हैरत और बेयकीनी से आँखें फाड़ उसको देखे जा रहा था। सारे ने उसका कंधा पकड़कर अच्छे खासा झटका दिया। बीच रास्ते में बुत बनकर खड़े होने का वक़्त नहीं है। देखो ज़ैनब, इधर है नहीं, और मुझे इस वक़्त एक मुख़लिस दोस्त की ज़रूरत है, जो मुझे दुरुस्त मशवरा दे। जिस तरह कल तुमने मुझे शाहद खान की बात करने से रोका था, बस इसी से बात ने मुझे हिम्मत दी है कि तुमसे ये सब कह सकूँ। समझ रहे हो ना? प्लीज़ किसी को ये ना बताना, वरना मेरे घर वाले मुझे ढूँढते हुए यहाँ आएँगे और मार देंगे। कौन घर वाले? तुम्हारा माँ-बाप? नहीं, मेरे माँ-बाप ज़िंदा नहीं हैं। मेरे ताया, जिनका बेटा मरा है, वो मुझे ढूँढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं मैं उनके बेटे को मैंने मरवाया है। वो समझते हैं मैं किसी से मोहब्बत करती थी, उसी के साथ घर से भाग गई हूँ। मैं कुरान करीम उठाने के तैयार हूँ, ऐसा हकीकत में नहीं हुआ है। ये लोग उनकी फ़र्ज़ी कहानी है, ये सच ये है। हमारे घर की एक पुरानी मुलाज़िमा ने मुझे कहा कि उसने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देख लिया है, और फ़ोन पर उसके साथ निकाह पढ़वा दिया है। उस वज़ीर का बेटा तो बता होर है हो था। खबरों में आए दिन उसके खिलाफ खबरें होती थी। हाँ, तब ही तो ये सब हुआ। अब सूरत-ए-हाल ये है, जिसके साथ मेरा निकाह हुआ था, मैं नहीं जानती वो किधर है, कौन है ये, पर वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। वो उस दिन जो पार्सल तुम्हें मुझे देने के लिए गया था, वो उसी ने भिजवाया था। उसके अंदर कुछ पैसे और एक फ़ोन था, जिसमें मैंने उसके साथ तफ़सीली बात की थी। वो कहता है उसने मुझसे शादी या घर बसाने की मुझसे शादी घ या घर बसाने की नीयत से निकाह नहीं किया था, बल्कि वो मुश्किल में थे, उसने मेरी मदद को साथ दिया था। अब मुसीबत टल गई है, तो मुझे चाहिए कि मैं अपने रास्ते जाऊँ। अब तुम मुझसे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो लग रहा है तुम किसी फ़िल्म की कहानी सुना रही हो। काश कहानी ही होती, पर पता क्या, अब मेरा दिल चाहता है घर वापस से चल जाऊँ, ताया के पैरों में गिर-गिर कर माफ़ी माँग लूँ, पर वो कहता है मैं वहाँ वापस जाने का सोचूँ भी ना। कल रात को जब तुमने वहाँ से चले गए थे, जानते हो सरदार ने क्या कहा? ज़ारा ने शेरबख्त के तासरात में एकदम तब्दीली देखी, वो पहले से ज़्यादा मुतवज्जा हो गया। क्या कहा उसने? तो उसका मतलब ये भी हुआ तुम सरदार का रिश्तेदार नहीं है? नहीं, यहाँ पर किसी से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है, पर ज़ैनब और दादी का एहसान है, उन्होंने मेरी मदद की है, वरना मेरा क्या बनना था? सरदार के अल्फाज़ भी उसने शेरबख्त के सामने दोहराए। शेरबख्त के चेहरे पर बूढ़े बाप से जज़्बात उभरे। जो मैंने कल शाहिद खान के लिए बोला था, आज से हर एक के साथ अपना रवैया ऐसा ही कर लो। सरदार चाहे जितना भी अच्छा हो, है तो मर्द ही ना, और तुम एक औरत हो। ये गाँव अच्छा है, मेरे जैसे इंसान को अगर पनाह दे सकता है, तो तुम्हें कभी कबूल कर चुका है। आइंदा किसी को भी अपना सच सुनाने मत बैठना। ज़ैनब सारा सच जानती है। उसके बाद अभी तुम्हें बताया है, अच्छा किया तुमने मुझे बताया। पहले तुम्हारे साथ पैसे कमाने के लिए आता जाता, आज से फ़र्ज़ समझ कर आ करूँगा। बस एक वादा कर दो, कभी कोई ऐसा काम ना करना कि मेरा भलाई पर से बिल्कुल ही ईमान उठ जाए। जैसे तुमने अपनी कहानी सुनाई है ना, वैसे ही मेरी भी कहानी है, पर मेरे में हिम्मत नहीं है। जब कभी खुद को बहादुर पाया तो बता दूंगा। बस इतना समझ लो, धुतकारा हुआ इंसान हूँ। तुम्हें तो फिर एक मर्द ने सच कर बताकर खबरदार कर दिया। मुझे तो मेरे बाप ने बड़ी शफकत और मोहब्बत देकर 10 साल पाला, और फिर एक दिन इंतहाई बेकार बेजान चीज़ समझकर धुतकार दिया। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात
कहूँ, सरदार ने मुझे तुम्हारे दुख के बारे में बताया है। बस उसके आगे रवायती जुमले कहना जैसे कि बड़ा अफसोस हुआ, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो, और बुरा मनाने वाली भी कोई बात नहीं है। ऐसी बातें ज़्यादा देर कब छुपती हैं? सरदार ने तो फिर मेरे लिए हमदर्दी जताकर बात की है होगी। अच्छा इंसान है, पर सब लोग इतने अच्छे भी नहीं होते। मैं तो ख़ासा ढट हो गया हूँ। आपको बाहर से ठोकर लगे तो आप घर जाकर नाज़ नखरे दिखाते हैं, पर जब घर ठोकर खा पर जब ठोकर घर से लगे तो बाहर किसी से हमदर्दी की उम्मीद भी नहीं जागती। अब रास्ते में ही खड़े होकर ये क्या बातें शुरू कर दी। अच्छा, क्या मैंने सब वो बोल दिया? अब मुझे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा ना, ही घबराहट महसूस हो रही है। मैं बड़ा हल्का महसूस कर रही हूँ। चलो किसी के बाग से सेब और अखरोट तोड़कर नाश्ता करते हैं। इतना बोलने के बाद मुझे भूख लग गई है। पहले तो नाश्ता करने में का भी जी नहीं किया। सुबह सुबह चोरी करोगी? हाँ, तो क्या हर्ज है? वैसे हमारे कल वाले सेब इधर ही पड़े हैं, चल कर पाए बनाए। आज तुमको गाँव के होटल का खाना खिलाता हूँ। हाँ, होटल यहाँ कहाँ आ गया? फूड स्टाल होगा। मुकामी लोग उसको होटल ही कहता है। तुम क्लिनिक पर चलो, मैं खाना लेकर आती है। ठहरो, मैं पैसे देती हूँ। नहीं, मेरा पास है पैसा, तुम रहने दो। वो उसको उसको अड़े अड़े कहता छोड़कर तेजी से भाग गया। दोपहर में ड्राइवर के हाथ गर्मा गर्म अपेल पाए आए, और साथ में एक मदद मुख्तसर सा नोट था जिस पर दर्ज अल्फाज कुछ यूं थे। इंसान का दिमाग मुख्तलिफ सोचो कि जगह होता है। अगर कभी इंसान अपने दिमाग में आने वाले ख्याल यूं ही बेधड़क इजहार कर दे, जैसे मैंने कल रात किया, तो अगले बंदे का दिल दुखना लाजमी है। जैसे आपका दुखा, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। सॉरी के तौर पर आपको तैयारशुदा पाए भेज रहा हूँ। कबूल करें तो नवाजिश होगी। और हाँ, ऑफिस के नंबर पर आपके लिए किसी खुशी खुशी मोहम्मद नामी आदमी की कॉल आई। खुद को गुल साहब का दोस्त बता रहा था। उसने आपके लिए पैगाम छोड़ा है कि उसको बड़ा अफसोस हुआ जब आपने फ़ोन किया तो वो घर पर नहीं था, पर ऑफिस का नंबर जो आपने उसको दिया था वो आपके मियाँ को दे के गया है, और वो बहुत जल्द आपसे रब्ता करेगा। सरदार गजान खान। नोट पढ़ते ही ज़ाहिर बोली, कल आई होगी तभी तुम्हारा शक दूर हुआ होगा। दिल ही दिल में उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सारा दिन मसरूफियत एक दफ़ा फिर वैसे ही रही। सर खुजाने की फुर्सत भी ना मिली। सिकंदर अली 4 बहनों का इकलौता भाई था। घर भर का लाडला। बाप का सरकारी मुलाजिम थे। सारी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ नौकरी की। अब रिटायर होने हुए भी 2 साल गुजर चुके थे। सिकंदर से बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। छोटी एक की मंगनी भी कर चुके थे। सिकंदर ने तलीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी ढूँढने का इतना चक्कर नहीं पाला। उसको बचपन से सिर्फ एक चीज़ का जुनून था। जैसे लड़कों को क्रिकेट खेलने या बैडमिंटन का शौक होता है, सिकंदर को गाड़ियों का जुनून की हद तक का शौक था। स्कूल और कॉलेज के ज़माने से दोस्तों के मोटरसाइकिल गाड़ियों पर हाथ सीधा करके वो 15 साल की उम्र से ही गाड़ी चलाने में उस्ताद हो चुका था। अपने माली हालात इजाज़त ना देते थे कि वो छोटी सुजुकी कार ही ले सकते। तब एक दिन उसके दोस्त ने जिक्र किया कि एमपी के पास ड्राइवर की नौकरी है, काबिल एतबार बंदा चाहिए। गाड़ियाँ वहाँ नए मॉडल की बड़ी भारी होती हैं। सिकंदर को लगा उससे बेहतर मौका अपने ख्वाब पाने का और नहीं होना। माँ बाप को बस सरसरी सा बताकर नौकरी शुरू कर दी। रहाइश भी इधर ही होने लगी। एक ही शहर में घर न होने के बावजूद छुट्टी पर ही घर आना होता। पर तनख्वाह अच्छी थी, जिसकी वजह से असाती न होने की कमी भी कम होती। पैसे आने लगे, घर की माली हालात और अच्छे हो गए। उसने अपनी ज़ाती गाड़ी भी ले ली, क्योंकि वो अपनी फुर्ती और महारत की वजह से मालिक का पसंदीदा ड्राइवर बन चुका था। रास्ते में मिलते तो वो ना जाने किन किन शॉर्टकट रास्तों से गाड़ी भगाता हुआ उनको मतलूबा मंजिल तक पहुंचा ही देता। गाड़ी खराब होती खुद ही मरम्मत कर लेता। वो गाड़ियों का पूरा इंसाइक्लोपीडिया था। मुख्तार अहमद पहले दफ़ा उनकी किसी घरेलू तकरीब में उसकी बहन की मंगनी पर शामिल हुआ था। वो तो बड़े फ़ख्र से सर ऊँचा करके दोस्तों में शोखी मारता कि मुख्तार अहमद जैसा अमीर कबीर आदमी मेरा जानने वाला है। पर सादा लो इंसान ये ना जान पाया कि किस कदर ख़तरनाक सांड को अपने घर का रास्ता दिखा दिया है। सिकंदर की शादी पर भी मुख्तार को बुलाया, और वो एक दफ़ा फिर शरीक हो गया। पर सिकंदर की बीवी को देखकर उसके हौसज़दा आंखें फटी की फटी रह गई। सिकंदर की ज़िंदगी में एक काली आंधी चली थी जो सारी की सारी खुशियाँ उड़ा कर ले गई। अब ना सिर्फ
अब वो ना सिर्फ अपनी टांगों पर चलने से महरूम था, बल्कि घर में कमाने वाला भी कोई न रहा था। सुबह रात ने उसको इंतहाई चिड़चिड़ा कर दिया था। जब लोगों ने उसकी बीवी को ढूंढने में मदद की थी, वो उनके नाम ठिकाने से ना वाकिफ था। वो लोग खुद ही राब्ता करते थे, फिर गायब हो जाते थे। उसको आज भी वो दिन याद है जब जब जेल में मार खा कर को मरने के करीब था। सिपाही ने आकर बताया कि चल ओए, तेरी ज़मानत हो गई। वो बैसाखियों के सहारे बाप के साथ अपने टूटे-फूटे वजूद के साथ वहाँ से निकला, तो दिलो-दिमाग में पूरा यकीन था कि वो जल्द फिर वापस यहीं होगा, मगर ऐसा ना हुआ। जिन लोगों ने ज़मानत करवाई थी, उनकी जानिब से उसी रात उसके क्या एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। 5 मिनट की कॉल में फ़ोन लाइन की दूसरी साइड मौजूद आदमी ने सारी बात पूछने के बाद उसको एक नामालूम मुकाम पर आने को बोला। अगले दिन वो वहाँ गया। वहाँ मौजूद आदमी के चेहरे पर नकाब था और उसने छूटते ही एक बात कह दी, तुम्हारी मदद की जाएगी, मगर शर्त सिर्फ एक है, तुम कभी किसी के सामने हमारा नाम नहीं लोगे। जब फिर इस वाक़े की बात आएगी, तुम लाइल्मी का इज़हार करोगे। उसने जवाब में पूछा था, आप कितना सरमाया लेकर अब मेरी बीवी को बाजियाब करवाएंगे? अगले आदमी ने लापरवाही से सरसरी से सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी खामोशी ही इसकी कीमत है। बीवी मिल गई जिस हालत में रही, सोचता तो जी चाहता है आप अपना आप ख़त्म कर ले, मगर जो कह सको जो मुख्तार अहमद के साथ हुआ, उसका इंजाम जो अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद से दिल को एक तसल्ली ज़रूर हुई थी कि उसके साथ जुल्म करने वाला आज़ाद घूम फिर नहीं रहा, बल्कि कुत्ते की मौत मारा गया है। उस रात एक गाड़ी उसको और उसकी बीवी की लाश को घर पर पहुंचा गई। उनको ये मशवरा दिया गया था, लाश दफनाकर कल ये मोहल्ला छोड़ दो। मुख्तार अहमद के हाँ काम करने वाले किसी आदमी का कारकुन से किसी से भी किस्म का कोई राब्ता न रखा जाए। उसी रात अंधेरे में लाश दफनाकर उन्होंने वो शहर में ही छोड़ दिया। सिकंदर को अब अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था वो लोगों के साथ पूरा नहीं रह आ सकता। जब उसके घर में वो 2 जवान बहनें मौजूद थीं, पुलिस वाले कुत्तों की तरह मुख्तार अहमद की तलाश में जगह-जगह छप्पे मारे थे। अभी तक उनके हाथ उसकी लाश भी नहीं लगी थी। खबरों के मुताबिक 2 दिन पहले मुख्तार अहमद की पिंडी वाले घर पर डाकू का हमला हुआ था, जिसके बाद मुख्तार अहमद को अगवा किया जा चुका था। किसने अगवा किया, कहाँ लेकर गए, शक उनके सियासी मुखालफिन की जानिब जा रहा था। जबकि मज़े की बात यह है कि डाकुओं ने चराया कुछ भी नहीं था सिवाय मुख्तार अहमद के। ये खबरें सुनकर सिकंदर के अंदर सुकून और सरीयत कर जाता था, हालांकि वो इस वक्त दुख के गहरे समुद्र में था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद आने वाले ने दरवाज़ा खोल अंदर झाँका। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे, अंदर गहरा अंधेरा था। बोलता हुआ अंधेरा ही छुपी चीज़ का असर देता था। हुआ अंधेरा वो अपनी वही व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर स्ट्रीट लाइट्स की फैलने वाली ना रंजी रोशनी को देख रहा था। माफिया ने दरवाज़ा से ही मुखातिब किया, भाई अम्मी कह रही हैं खाना लग गया है। दूसरी जानिब उसके जिस्म में ज़रा सी जंबिश जरूर हुई थी, पर जवाब कोई नहीं दिया। जिस पर माफिया उसके करीब चली आई, धीरे से कंधे पर हाथ रखा, भाई हूँ खाना चंदा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। भाई सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, फिर भी जिंदा हूँ, ऐसी बात ना करो, तुम ही हमारी हिम्मत हो। वो इस्तजाइया हंसा, एक लंगड़ी हिम्मत। माफिया के आंसू निकल गए। भाई हूँ, अब क्या होगा, अपना शहर छोड़ गया, सारा कुछ खत्म हो गया। मेरी चांद सी भाभी मिन्नो मट्टी तले जा सोई। भाई तुम्हारा कसूर क्या था, हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? क्या कोई भी ऐसे ही अपने घर के फर्द को गायब कर सकता है? अम्मी ने भाभी को नहलाया था। वो कहती है उनके जिस्म पर नीले निशानात थे, जैसे उन पर तशद्दुद भी किया गया हो। भाई वो तो एक मकड़ी से डरने वाली थी, इतने खतरनाक हालात का सामना कैसे किया होगा? वो सिकंदर के ऐन सामने ज़मीन पर बैठी हुई थी, सारों की तार होते हुए सरगोशी में पूछ रही थी। सिकंदर की नज़रें अब भी खिड़की से बाहर ही टिकी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से खामोश आंसू से तर हो चुका था। बहन भी वही सवाल कर रही थी जो वो अपने आप से करता रहा था। एक हाथ बहन के सर पर रखा। माफ़ी कब कभी कभी गम पानी बनकर बह जाए तो इंसान को और भी कमज़ोर कर जाता है। जितने आंसू बहाने थे उन 3 माह में बहा चुके। अपना अपना चेहरा साफ करो, मुझे बाहर ले चलो, चलो चलकर खाना खाते हैं। वो जानता था अगर वो बाहर न गया, माँ बाप बहनों में से कोई भी कुछ नहीं खाएगा। वो लोग बहुत दिन सोग बना चुके हैं। इंसानी बर्दाश्त की एक हद है और उसको सिर्फ एक हद तक आज़माइश में डाला जाता है। खाने की मेज़ पर 5 अफ़राद मौजूद थे। चारों ही एक-दूसरे से नज़रें चुराते हुए खामोशी से खाना मार कर रहे थे। खाने के बाद माफ़िया चले आए, चाय ले आए। उसने कप उठाया ही था जब सरफ़राज़ अली के फ़ोन की घंटी बजी। सरफ़राज़ ने फ़ोन उठाया, फिर हैरान होकर बेटे को देखते हुए फ़ोन उसकी जानिब बढ़ा दिया। बेटा तुम्हारा फ़ोन है। उसे सीट लेकर फ़ोन पर रखा।
लेकर कान पर रखा। हेलो, हेलो सिकंदर अली। सिकंदर अली ने आवाज़ पहचानने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, जी बोल रहा हूँ, आप कौन? सिकंदर अली, तुम्हें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। अपनी फैमिली को बोलो ज़रूरत का कुछ सामान अपने साथ बांध ले। वो लोग हमारी तलाश में भाग दौड़ कर रहे हैं, हम तक वो पहुँच नहीं सकेंगे। पर मैं चाहता इस चक्कर में तुम्हारा मजीद कोई नुकसान हो। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ खामोशी छा के कुछ देर खामोश रहने के बाद वो धीरे से बोला, अब मैं कुछ जो कह रहा हूँ गौर से सुना। तो मुख्तार अहमद की लाश पुलिस को मिल गई है। मुख्तार अहमद की बीवी ने पुलिस की बयान देकर सब कुछ सच बता दिया। उसने ये कहा है कि वो अपने शौहर के कातिलों को तलाश करना नहीं चाहती है, पर मुख्तार का अहमद का भाई अपने इख्तियारात के नशे में है। वो हम तक पहुंचने के लिए तुम तक पहुंचेगा। तुम्हारे घर की वो लोग तलाशी ले चुके हैं। अभी 10-15 मिनट में बिलाल नामी आदमी गाड़ी लेकर आएगा। अपनी फैमिली को उसके साथ भेज दो। जब तक ये आग ठंडी नहीं होती, इन लोगों का तुम्हारे साथ रहना खतरनाक है। बिलाल उनको महफूज जगह ले जाएगा। तुम मेरे साथ चलोगे? सुन रहे हो? मिलकर तफसील से बात करेंगे। खुदा हाफिज। सिकंदर कई लम्हों तक हाथ में पकड़े बेजान फ़ोन को देखता रहा, फिर सवालिया नज़र देखते माँ बाप की जानिब मुतवज्जह, आप लोगों को जाना है, 10 मिनट में बंदा आ रहा है, अपने कपड़े वगैरह बांध ले। उसकी अम्मी ने नासमझी से पूछा, पर कल ही तो हम यहाँ आए हैं, अब कहाँ और क्यों जाएंगे? हमें यही समझ ले, जान बचानी है तो जाना पड़ेगा। सरफराज अली कह रहा, सांस खारिज करते हुए जो अपनी जगह से उठ गया। नेक वक्त क्या हम सवाल जवाब के काबिल रहे हैं? बस जो हो कह रहे हैं वो कर दिखते हैं। अपनी अभी तक तीर में और कितनी ख्वारी लिखी है जो इन बच्चों का साथ है। शोहर तुम्हारा बूढ़ा बुज़दिल बेटा, हौसले वाला, बर माजूर, फिर भी तुम क्यों और कैसे के सवाल पूछती हो? उसके बाद वहाँ कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। उस खामोशी को दरवाजे पर होने वाली दस्तक से तोड़ा। सरफराज साहब बाहर देख कर आए और फिर वापस कर आकर बताया, कोई बिलाल नामी आदमी है, कहता है बॉस ने आप लोगों को लेने के लिए भेजा है। अम्मी जाएं। उन्होंने उसको सीने से लगाकर मुंह चूमा और आंचल में आंसू छुपाकर बेटियों को साथ लेकर अनजान मंजिल को निकल गई। इसी शगुस्ता कंधों से चलते हुए सरफराज अली ने बेटे के कंधे पर तसल्ली का हाथ रखा, फिर बेटी और बेबी के पीछे चल गए। बाहर गेट बंद करने होने की आवाज़ आई, साथ ही गाड़ी स्टार्ट होकर वो वहाँ से चली गई। वहीं सर झुकाए बैठा था जब भारी बूट अपनी जानिब आते दिखे। बूटों से नजर उठाकर उसने ऊपर चेहरे की जानिब देखा। हाँ भाई जवान, कोई काम वाम की बात करनी है या यूं ही ढेरी ढाकर बैठे रहना है आप? हाँ मैं, अगर मुझे यहाँ देखकर तुम्हें दुख भी हुआ तो तब भी होता रहना है सानू की। फिर फिर अपने पीछे ज़ाहिर की जानिब मुँह करके बोले, ओए मजनू, तू भी अंदर आज़ाद दावती कार्ड भेजूं? सिकंदर की मालूमात में इजाफा करते हुए बोला, ये अच्छा भला माकूल इंसान हुआ करता था, पर जब से इससे शादी की है अब आधा वक्त ये सोचूं कि जंगल में गुम रहता है। दरवाजे से नजर तो कोई न आया, मगर चंचलाई हुई आवाज़ आई, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है, चाहे जितना मर्जी रोज़ जोर लगा लें, आपकी साजिश नाकाम ही होनी है। उन्होंने एक दफ़ा फिर सिकंदर को मुखातिब किया, देख रहे हो मुझे ऐसे कहता है, इधर रात अपनी बीवी से फ़ोन पर बातें भी करता है। अब की आवाज़ पहले से भी झिंझराई हुई थी। सिकंदर वो आवाज़ पहचान गया था, ये उसी आदमी की आवाज़ थी जिसे मुख्तार अहमद के सर में गोली मारी थी। वो सिकंदर का हीरो था जो कह रहा था, ये भी आपकी मेहरबानी है, आपको ही बुखार चढ़ा था उसको मेरा नंबर देने का। वैसे एक बात साबित हो गई है, अपनी हरकतों से उसने ये साबित कर ही दिया है कि आप ही के रिश्तेदार हैं। उन्होंने फिर भरपूर कह कहा लगाया। उस दौरान जो 2-3 कमरे थे उनका अंदर बाहर से जायजा लेने के बाद अब वो किचन की जानिब से आ रहे थे। जब सिकंदर की बात पर रुक गए, सर ये मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है। आप लोग मेरे मेहसन हैं, पर मैं आपके नाम तक से नावाकिफ़ हूँ। अगर आप मुनासिब समझे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो किचन के दरवाजे पलट आए और अपना हाथ सिकंदर की जानिब बढ़ाया, जिसने उसे थाम लिया था। तो वो गर्मजोशी से झटका देते हुए बोले, मुझे खुश मोहम्मद कहते हैं, और वो जो बाहर अंधेरे में कैमोफ्लाज हुए बैठा है, मेरा दामाद है कालिया। बाहर से भरपूर एहतजाज है। सिकंदर यार, इनको इनको डे ड्रीमिंग करने की आदत है। दामाद बेटी नहीं देखते, अपनी एक नंबर की अहमक। ये सारी बातें तुम उसके सामने का जाकर कहो तब मानो। आए बड़े फन्ने खान, आपने फिर मेरी जासूसी की है। वो सुबह से उसको फन्ने खान कह कह कर चिढ़ा रहे थे। खिताब उसको सारे की जानिब से ही मिला था। हाँ भाई, की है, क्या कर लोगे? तुमसे तो मेरी बेटी नहीं डरती, पर फिर मैं हूँ। आए बड़े फन्ने खान, सर अगर आपने अपनी बेटी का सिकरनामा बंद किया तो मैं ये नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। जहाँ भी जाओ लौट कर इधर ही आओगे। तुम्हारा मेरा बगैर दिल ही नहीं लगना। आखिर इतना पुराना काली खांसी जैसा साथ है। सर मुझे लगता है बाहर सिकंदर के रिश्तेदार आ गए। अब के आवाज़ थोड़ी मध्यम थी। यार, उन खबीसों को इतना तो चाहिए था, हमें खाना खाने का वक्त तो दिया देते। मेरे पेट में बिल्लियाँ भंगड़े डाल रही हैं। सरी दाई
अभी पिछले चौक पर आपने मछली खाई है, साथ में काफ़ी कप इतना बड़ा मग। अच्छा, अगर आज अपनी जेब से मछली खरीद ही लाए थे, तो अब नदीदों की तरह जताओ मत। कालिया बेवास बड़े-बड़े डग भरता अंदर आया था। आते ही सारी बत्तियाँ बुझा दी, किचन में जाकर गैस ऑन कर आया। बाहर आकर सिकंदर के सामने पुश करके घुटनों के बल बैठ गया। "चलो सिकंदर निकले, सर तुम्हारी चेयर लेकर आते हैं।" सिकंदर को जब उसकी बात समझ आई, तो वो हिचकिचाते हुए उसकी पुश पर सवार हो गया। सिकंदर का वज़न अपने जिस्म पर महसूस करके वो उसको मज़बूती से थामते हुए अपनी जगह से उठकर पिछली दरवाजे की जानब बढ़ गया। बाहर निकलने से पहले ही उसने जेब से एक ग्रैंड निशान निकाल कर घर के वसत में फेंका। चारदीवारी में तेज़ी से धुआँ फैलने लगा। अंधेरों में धुएँ के बादलों से बहुत दूर वो लोग पिछली दीवार फैलाकर घर से दूर चलते होते चले गए। जिस वक़्त कालिया ने सिकंदर को अपनी पोछ से उतार कर अपनी गाड़ी की पीछे सीट पर बैठाया था, उससे चंद गलियां पीछे एक ज़ोरदार धमाका हुआ था। सिकंदर ने धमाके की समझ में देखा तो काले धुएं के बादल आसमान को पहुंच रहे थे। खुश मोहम्मद ने व्हील चेयर गाड़ी की बोट में रखी। अपनी अपनी जगह संभाल कर उन्होंने बाबास बुलंद इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। साथ ही सिकंदर से बोले, देख भाई, तेरी लाश में आने वालों के तिक्के कबाब बन गए, पर सर उन लोगों को इतनी जल्दी मेरे ठिकाने का इल्म कैसे हो गया? हम कल ही तो हम लोग यहाँ आए थे। कल जब तुम लोग अपने घर से निकले थे, सारा रास्ता तुम लोगों का पीछा हुआ था, क्योंकि उस दिन कालिया सीधा गया ही तह खाने में था और लाश लेकर निकला था। उसके आदमियों का ज़ाहिर से है शक हो गया होना, मगर अब फ़िक्र की कोई बात नहीं। अब सब साफ़ है। वो लोग तुम्हारी गर्द को भी नहीं पहुँच सकेंगे इंशाअल्लाह। आबादी से निकलते ही लार्ड नारद 2012 हुआ हुआ से हवा से बातें करने लगी। देखते ही देखते फैसलाबाद बहुत पीछे रह गया। मोटरवे शुरू होते ही स्पीड 100 से 2 हन से ऊपर चल रही थी। कालिया के दोनों हाथ स्टीयरिंग पर और आंखें सामने फैली स्याह का तारकोल की सड़क पर जमी थी। फ़क्तन फ़क्तन नज़रें बैक मिरर से पीछे आने वाली गाड़ियों को भी जायज़ा ले रही थी। इस्लामाबाद पहुंचने तक उसके साथी पूरी तरह नींद के गोश में जा चुके थे। उसने मंजिल पर पहुंचकर गाड़ी गैराज में रोकी। "कुशी साहब उठ जाओ, जनाब आली लाहौर आ गए हैं।" उसने उनका कंधा ज़ोर से झंझोर कर कहा, तो जवाब में वो आंखें मसलते हुए बोले, और यार कमाल दा आदमी है, तुझे इस्लामाबाद के रास्ते पर डाला था तो फिर लाहौर जा पहुंचता है। लाहौर तेरे दिल से निकलता क्यों नहीं ओए? लाहौर तो अपना दिल है, और दिल ही जिस्म से निकाल दिया तो जी के कैसे? ऑक्सीजन तो ना छीने। उन्होंने आंखें खोल कर गौर से काले को देखा, फिर सामने पे घर को, फिर से उसके कंधे पर थपकी देते हुए नीचे उतर गए। "तुम रुकोगे आज? तुम रुकोगे? आज तो नामुमकिन है। चलो ठीक है, जाओ फ़ी अमानिल्लाह।" उन्होंने सिकंदर की चेयर निकाल कर उसको गाड़ी से निकलने की मदद की। कालिया अपनी सीट से निकल आया कर आया। सिकंदर से माह इज़ाफ़ा किया, "अभी एक आधा माह तुम यहाँ इस घर पर बाहर की दुनिया से कट कर रहोगे, फिर फ़िक्र नहीं करना। उस दौरान तुम्हारा इलाज होगा इंशाअल्लाह। अगली दफ़ा जब ये गेट पार करोगे तो अपनी टाँगों पर चल कर जाओगे।" सिकंदर की आँखों में पानी चमक रहा था। "सर, मैं दोबारा से वही सवाल करूँगा, आप मेरे लिए सब क्यों करे हैं?" कालिया ने उसकी आँखों में गौर से देखा। "देखो सिकंदर, मैं हूँ या खुशी साहब या बिलाल, हम भी एक वक़्त में ऐसी ही सूरत-ए-हाल से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग जानते हैं जब किसी की ज़िंदगी छीनी जाए उसकी तकलीफ़ क्या है। हौसला बुलंद रखो यार, जवान आदमी हो। ज़िंदगी तो बस इसी चीज़ का नाम है, झपटना, पलटना, पलट कर झपटना। फिर कभी बात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।" गाड़ी गैराज से निकलकर लम्हों में वहाँ से गायब हो गई। "जब मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ तो तुम्हें तकलीफ़ क्या है? ये मैं कोई अल्लाह वास्ता नहीं दे रही। तुम्हारी तनख्वाह का एडवांस है, इनमें से नया लिबास खरीदो ताकि कल से क्लिनिक पर अपना काम संभालो।" वो पिछले आधे घंटे से उसके साथ खरखपा रही थी, पर शेरबत की मंडी में अभी भी इनकार ही हिल रहा था। "तुम रहने दो अपना नौकरी, अपने पास रखो। ने नहीं करनी ऐसी नौकरी। सारा दिन नज़ला ज़ुकाम वाले लोग देखो। नहीं, मैं तुम्हारी खातिर वहाँ मॉडल्स की कैट वॉक करवा दूँगी।" "वो क्या होता है?" "वो तुम्हारा सर होता है।" "अच्छा चलो मेरे साथ शहर चलते हैं, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है।" तुम ऐसे कैसे जाएगा? क्या रास्तों का इल्म है?" "मुझे इल्म नहीं है, इसलिए तो तुम्हें लेकर जा रही हूँ।" "नहीं, तुम सरदार को बोलो या उसका अम्मा को, वो तुमको अपनी गाड़ी में ले जाएगा। अपनी दफ़ा अपने बॉस से एडवांस तनख्वाह लेते हुए मौत पड़ रही है और मुझे कहते हो दूसरे के एहसान पर एहसान उठाओ। मेरा बात और है। मैं आदमी है, हाँ जी, बड़ा आदमी है। 2 अखरोट तो चोरी कर नहीं सकता, आए बड़े आदमी कहीं के। अब मैं तुम्हारा कहने पर खुदकुशी तो नहीं कर सकता ना? तुम चाहता है मैं गाँव के सबसे लड़ाका औरत के घर से अखरोट तोड़ कर लाए? अच्छा चलो, अब बातों में वक़्त पर बात ना करो। दोनों बहन-भाई जाते हैं शॉपिंग करके, आराम से शाम से पहले वापस भी आ जाएँगे। शेरबक ने उसको उलझन भरी नज़रों से देखा। "तुमने मुझे भाई बोला?" "हाँ, पर कल तो तुमने मुझे अपना दोस्त बोला था, आज भाई कैसे बन गया है?"
हाँ, तो आज तुम्हारी तरक्की हो गई है ना, दोस्त तो थे ही, अब भाई भी बन गए हो, तो तुम बड़ा तेज़ लड़की है, मुझे मस्का लगाकर अपना काम निकालना चाहता है, पर मैं भी शेर वक़्त है, ज़्यादा अकड़ो नहीं। आया आया बड़ा मस्का लगाकर, वो हटो पीछे मैं जा रही है हूँ, तुम जाओ अपनी गुल बदन के पास। क्लिनिक से निकल कर वो थोड़ा आगे आई तो एक चांद चांद गाड़ी से जा रही थी। जैसे उसने हाथ देख कर रोक लिया, भाई बस स्टॉप तक चलोगे? चांद गाड़ी वाले अब और उर्दू समझता होता तो जवाब देता, तभी पीछे से शेरबख्त की आवाज़ पर सारे की लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो ड्राइवर को बलोची में समझा रहा था, चांद गाड़ी के बैठ गई, शेरबख्त आगे बैठा। उस अपनी नई ज़िंदगी को जैसे सुनहरी तौर पर कबूल कर लिया था। ज़हन हल्का-फुल्का सा हो गया था, जिन ज़ख्मों का वक़्त भर चला है, तुम क्यों उनको छेड़े जा रहे हो? रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मत खा रहे हो। तुम इतना मात खा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या कम है जिसको छुपा रहे हो? चांद गाड़ी बस स्टॉप पर उतारने के बाद तितर-बितर हो गई। अभी 2 मिनट भी हुए कि बस आ गई। उसने किराए के पैसे शेरबत को थमा दिया, खुद चादर के पल्लू से आधे चेहरे छुपा लेकर खाली नज़र आने वाली सीट पर बैठ गई। उसके बराबर में जगह खाली थी, उसने इसरार भी किया, मगर शेरबख्त बैठा ना ही किसी और को बैठने दिया। 200 का किराया देकर मामला ही ख़त्म कर दिया। वो आधा रास्ता खड़ा खड़ा होकर गया, पर फिर ज़ाले के बराबर एक सीट पर नहीं बैठा। तब दूसरी सीटों में जगह खाली हुई तो इधर बैठ गया। जूँ ही गाड़ी पहाड़ियों से निकलकर शहर में दाखिल हुई, ज़ाले पर घबराहट ताड़ होने लगी। ऐसा लगा जैसे आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। हर तरफ खुली-खुली कमीज़ और घेर वाली शलवारों के पांचे ऊपर किए पठान और बलोच ही नज़र आ रहे थे। बड़ी-बड़ी मूंछें, दाढ़ियाँ, पगड़ियाँ, जो कि आम रूटीन की ज़िंदगी थी। पर एक पंजाबी जो उस तरफ आया भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो, उसके लिए हर मंज़र अजीब और दिलचस्प था। बस स्टॉप पर रुकी तो वो दोनों भी बाकी लोगों के साथ बाहर निकल आए। अब बताओ आगे किधर जाना है? शेरबख्त ने रक्षा चांद गाड़ी की तलाश में नजर दौड़ाते हुए पूछा। पहले जो भी यहाँ पर करीबी मार्केट है जहाँ मर्दों के लिबास रेडीमेड लिबास मिलते हैं, वहाँ लेकर चलो। शेरबख्त ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया, उसके दिमाग में बस यही रुकता था, फटाफट खरीदारी करवाकर वापसी की राह लेनी है। उस दफ़ा रक्षा मिला, साले को पिछली सीट पर बैठने का बोलकर वो खुद आके ड्राइवर के साथ बैठ गया। उस दफ़ा साले ने भी जोर नहीं दिया, क्योंकि उसने अगर बैठना होता तो बस में आधा रास्ता अकड़ कर ना आता, तब भी बैठ जाता। रिक्शे वाले को इंतजार बोलकर वो मर्दों के बदीक में चली गई। शेरबख्त वहीं बाहर रुका, क्योंकि उसका हुलिया ऐसा था, अंदर जाने वाला था ही नहीं। 15 मिनट बाद साले हाथों में 2 बड़े से बैग लेकर बरामद हुई। आते ही एक बैग शेरबख्त की जानिब बढ़ाते हुए जरा सख्ती से हुक्म दिया, हम लोग सरे बाजार खड़े हैं, इधर ज्यादा बहस नहीं करनी। वो सामने सड़क की दूसरी जानिब हमाम देख रही हो? ये बैग लो, वहाँ से जामत बनाओ और नहा कर ये लिबास पहन कर आओ। मैं इनकार नहीं सुनूंगी शेरबख्त, अभी तो हमको ज़ैनब के हॉस्टल उसको मिलने जाना है। मुझे अपने जूतों का नंबर बताओ, इतनी देर में इधर से तुम्हारे लिए जूते खरीदती हूँ। शेरबख्त ने नम आंखों से एक नाराज नजर उस पर डाली। वो जूते का नंबर बताकर बैग हाथ में लेकर सड़क पार कर गया। सर्विस वालों के स्टोर पर सेल लगी हुई थी। उसने एक जोड़ा सफ़ेद ट्रेंजर कालिया और एक काले रंग का जूता, एक लेदर का लेडीज बंद जूता खरीदा। उसने बड़ा वक़्त लगाकर ये 3 जूते लिए। लाशौरी तौर पर वो शेरबत को वक़्त दे रही थी। रिक्शे में बैठकर इंतज़ार करने से बेहतर था दुकानों पर जूते देख लेती। अपने पैरों में मुख्तलिफ जूते पहन कर डिज़ाइन देख रही थी, जब गैर महसूस तरीके से एक लड़का आकर उसके करीब रुका। बेख्तियार से मुड़कर एक नज़र उस लड़के पर डाली, जो कि इंतहाई खुश शक्ल का नौजवान था। नासी ताज़ी बनी शेव, उसके भूरे बाल बड़े तरीके से सेट किए हुए थे। सफ़ेद बेशिकन दाग सलवार सूट के ऊपर काली गर्म जैकेट थी। रुख मोड़ने से पहले साले ने एक बेसाख्ता ही मुस्कुराहट उसकी जानिब फेंकी, मगर जैसे ही उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी, बेयकीनी से साले अपनी जगह साख़ित रह गई। अब गौर किया तो मालूम हुआ ये वही लिबास था जो वो अभी आधे घंटे पहले खरीद कर निकली थी। टूटी चप्पल में सफ़ेद पाँव बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कम ख्वाब में टुकड़ा। वो इस कदर शदर रह गई कि इतनी देर तक कुछ कहने के काबिल ही ना रही। वो इतना खूबसूरत जिसका माँ का बेटा हो, उसको ज़िंदगी में और कोई उससे बढ़कर कैसे भाग गया? कैसे एक बाप ने अपने जिगर के टुकड़े को माँ के किए की सजा देकर रुलने को ज़माने में फेंक दिया? क्या वो सुकून की नींद सो पाता होगा? क्या उसको यह हसीन सूरत याद नहीं आती? अरे लोग तो तरसते हैं अल्लाह उनको औलाद दे दे, चाहे शक्ल ही दे दे, बेशक्ल ही दे दे, पर औलाद मिल जाए। पर ये कैसे नाशुक्रे माँ बाप थे जिनको अब इतना कीमती हीरा मिला और उन्होंने उसकी कदर ही ना की। उसे चादर के पल्लू से अपनी आंखों साफ की, खामोशी से डब्बे में से जूता निकाल कर उसके आगे रख दिया। वो भी सारे की जानिब देखने से गरेज बारत रहा था। हौसल जाते हुए सारा रास्ता उसको सोच सोच कर शेरबख्त के माँ बाप पर अफसोस होता रहा।
फिर अपनी ज़िंदगी के हालात नज़र के सामने दौड़ गए। रिक्शे एक झटके से हॉस्टल के सामने रुका तो सोचा कि भूरे से निकली, एकदम ज़ैनब से मिलने की खुशी याद आ गई। रिक्शे वाले को फ़ारिग करके उसे ज़ैनब के लिए गिफ्ट एहतियात से अपना गिरफ्त में पकड़ा हुआ था। चौकीदार को ज़ैनब का नाम वगैरह बताकर वो दोनों वेटिंग रूम में आकर वाले ने एक रसीद सँभाली, कुर्सी खींचकर शेरबख्त भी बैठ गया। सारे ने देखा, घुटनों पर कन्हियाँ जमाए, दोनों एक हाथ एक दूसरे में डाले आगे को झुककर बैठा। वो साले के जानने वाला शेरबख्त नहीं था, बल्कि किसी कबीले का सरदार शेरबख्त बलोच लग रहा था। 2-4 मिनट गुजरे होंगे जब शोर मचाती हुई ज़ैनब साले को अपने सामने देखकर खुशी से उसकी जानिब भागी। उस वक़्त ज़ैनब ने पोलो शर्ट साथ से ट्रैक ट्राउज़र पहना हुआ था। साले अपनी जगह से उठी, दोनों जो पुरजोश अंदाज़ में एक-दूसरे से बगल घेर हुईं। "हाय साली, ये तुम हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। भाई के साथ आई हो, वो खुद अंदर क्यों नहीं आए?" "नहीं, मैं और शेरबख्त बस से अकेले ही आए हैं।" "हैं? सच कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? और किधर है शेरबख्त? इस बेचारे को भी इधर अंदर ले आती। ठहरो, मैं बुला लेती हूँ।" साले ने खुशदिली से मुस्कुराते हुए ज़ैनब का बाजू पकड़कर उसे मतवज्जा किया। "शेरबख्त को बाहर कहाँ ढूँढ रही हो? ये तुम्हारे सामने ही तो मौजूद है।" ज़ैनब ने जब उसकी शक्ल पहचानी तो खुशी से चीख कर निकल गई। "अपना पागल सा शेरबख्त है? ओए, मेरे पीछे किसी टीवी चैनल में मेकओवर लेकर आए हो? तुम तो कहीं से शेरबख्त भी नहीं लग रहे। कहीं ये गुल मोहम्मद तो नहीं है?" ज़ैनब के उसके उस तरीके से शेरबख्त टूटे स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछलकर खड़ा हुआ। "अल्लाह का नाम लो, गौहर ज़ैनब, तुम क्या कहता है? अरे ये तो वाक़ई शेर वही है, शेरू वही है। हाय मैं मर जाऊँ, तुम तो इतने प्यारे जो नौजवान हो। आओ तुम्हें अपनी दोस्तों से मिलाऊँ। यार तबीब यार तभी मैं बाहर खड़ा होकर इंतज़ार करता है। तुम गौहर ज़ैनी से मिल लो, फिर वापसी के लिए भी निकलना है। अबे किधर जा रहे हो? बैठो आराम से इधर, वरना एक दो दूँगी कान के नीचे। ज़ैनब के कहते पर शेरबख्त मस्कीन सी सूरत बनाकर वापस बैठ गया। मगर मैं साले को अपने साथ ऊपर लेकर जा रही हूँ, तुम्हारे खाने को भेजती हूँ, आराम से बगैर कोई नखरे किए खा लेना। उसका रद्द-अमल देखे बगैर साले का हाथ थाम कर आगे बढ़ गई। साले के लिए हॉस्टल की ज़िंदगी कोई नई नहीं थी। मेडिकल के आखिरी साल में उसने चंद माह हॉस्टल में गुजारे थे, इसलिए बड़ी जल्दी ही ज़ैनब और हाजरा के साथ मिलकर ज़ैनब की टीम का हिस्सा मालूम हो रही थी। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा, मेरी शरीफ भोली-भाली सी ज़ाले अकेली बस में सफ़र करके इतनी दूर रहे। हाजरा ने एहतजाज किया। और वो जो इतना हैंडसम सा हीरो साथ बॉडीगार्ड बनकर आया है, उसको क्यों भूल जाती हो? अरे वो कौन-सा मार-धाड़ कर वाला बच्चा है, वो तो उससे भी भला मानस है। वाह जी! बात सुनो तो क्या उसको पाक आर्मी का एक दस्ता अपने साथ लेकर घूमना चाहिए। खदीजा बोली, छोड़ो यार ये फ़ज़ूल की बहस, डॉक्टर साहिबा पहली दफ़ा हमारे घर आई हैं। चलो उनको सैर करवाते हैं और कहीं चलकर शानदार सा लंच करते हैं। हाजरा उसी वक़्त उठ खड़ी हुई। 5 मिनट में तैयारी करके नीचे पहुँचा, मैं इतनी देर वार्डन को बता कर आती हूँ। 10 मिनट बाद चारों लड़कियों के बिल्कुल पीछे घबराया हुआ शहज़ाद शेरबख्त से निकला था। लड़कियों की गज़ भी लंबी ज़ुबान थी, ऊपर से मुसीबत जो घंटा डेढ़ उसने हॉस्टल के वेटिंग रूम में गुज़ारा था। हर 2 सेकंड बाद कोई न कोई लड़की सर निकाल कर शर्माते हुए उसको देखती ही फिर गायब हो जाती। वो गुस्से से भरा बैठा था। जैसे ही बाहर निकले बोला उठा, तभी मुस्तकबिल में जब भी इस वाहियात जगह पर आना हो, मुझे साथ आने को मत बोलना। ऐसा तो ईद वाले नए बकरे को लोग देखने आता है। ऐसा तो ईद वाले नए बकरे को लोग देखने आता है, जैसे इधर लड़कियां मुझे देखने आ रही थी। उसको एक तो उसके चेहरे की तासा, दूसरा वो सारे हौसले में जागने वाली सदा, तीनों ही अपने कानों से सुन चुकी थी। लड़कियां एक दूसरे से कह रही थी ज़ैनब खान का छोटा भाई आया है और वो बड़े वाले दिनों दोनों भाइयों से ज़्यादा प्यारा है, पर बड़े भाइयों जैसा कद काट नहीं पाया है। तीनों का हंसी से बुरा हाल हो रहा था। हाजरा ने सारा रास्ता एक ही राह पाया था। लंच इधर से करना है, जिस रेस्टोरेंट में डबल बर्गर मिलता है। बड़ी तारीफ सुनी है, पर अभी तक वहां से जाना नसीब नहीं हुआ। बस नाम शाम याद करना किया करो। डबल बर्गर तो कई जगह से मिलता है। खदीजा ने फट खोरा था। जैनी जानती हैं मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। पिछले हफ्ते ने जैनी जान भाई की गई तो थी वहाँ, उसको नाम का पता होगा। हाँ भाई, रिक्शे वाले कोयटा ग्लेरियर्स के ग्रिल्स के चले चलो। जैनी की बताते ही चांद गाड़ी वाले ने स्पीड बढ़ा दी। खदीजा सारे और हादसा पिछली सीट पर थी, जबकि जैनी और शेरबत आगे थी। उन तीनों दोस्तों ने तो हंस पे आधा तो बाया पहना हुआ था, मगर चेहरे खुले थे। कोयटा ग्रिल्स पर काफ़ी रश था, क्योंकि वो लोग हर चीज़ ताज़ा और ऑर्डर के वक्त ही तैयार करते थे। चारों का काफिला जिस वक्त अंदर गया था, उससे बिल्कुल सामने वाली मेज़ पर मौजूद अफराद को देखकर हैरान ही रह गए। जानी तो उसी वक्त सीधी उनके सर पर जाकर बगैर कोई लिहाज किए घूरते हुए बोली, कहीं आप लोग हमारी मरी तो नहीं करते हैं? नुमान ने सर्वस्वास्त में हिलाते हुए सलाद मुंह में रखा। हाँ तुम लोग राकी
इराक के एजेंट जो हो नुमान भाई, आप तो वैसे भी इंटेलिजेंस के बंदे हैं, आपसे तो बंदे को डर ही लगता है हाजरा की बात पर। नुमान ने सर फिर से इस बात में हिलाया, हाँ जी मैं तो बंदे जिंदा निकलता हूँ उनसे। जबकि सैनिक की तोपों का रुख अबैक की जानिब हो चुका था। पहले उसको घूर कर सर था पैर जा जरा, फिर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर नपे तले अंदाज में तफ्तीश शुरू कर दी। चलो सरदार और नुमान तो एक साथ नजर आए, बात समझ में आती है, पर अबैक मियाँ तुम कब से मेरे भाइयों की बड़ी बड़ी बन गए हो? ज़ैनब को सामने देखकर रही अबैक के पसीने छूट गए। उसकी मुश्किल मुश्किल सरदार ने आसान कर दी। ज़ैनी लीव दैट किड अलोन। अपना रोब कहीं और जाकर जमाना, और वो इस वक्त हमारे साथ है, हमारा दोस्त है, चल छुट्टी कर। ज़ैनी ने भुआं चढ़ाकर भाई की जानिब देखा। तुम गांव से कब आए? सुबह का आया हुआ हूँ, तो फिर ज़ाले को भी साथ ले आते हैं, वो लोग बस के थके खाते आए हैं। मुझे मालूम होता तो ज़रूर ले आता। मिस कुल ने आपने तो जादू की छड़ी ही घुमा दी है, जिस बच्चे को कोई ना समझ पाया आपने 2 दिन में ही उसको बदल कर रख दिया। क्या बात है ज़ाले? एक वक्त नजर शेरबख्त पर डालकर फखर से मुस्कुरा दी, जबकि नुमान उलझन से सरदार की जानब देख रहा था। किस बच्चे की बात करे हो? बूझो तो जाने, सरदार ने इससे पहले ही सैनी ने आंखें घुमाकर बताया। नुमान लगा दिमाग दौड़ाने। सरदार ने बैरे को आवाज़ देकर 2 मेज़ का एक साथ इकट्ठे करके और वाक़ई बड़ा मेज़ कर लिया। अब सारे आसानी से उठकर कुर्सियाँ वाली मेज़ पर बूढ़े हो गए। नमान साले के ज़हन में चलने वाली जंग के बारे खिलाफ उससे पूछ रहा था, कोहर जान ये सरदार साहब किस बच्चे का ज़िक्र कर रहे हैं? हाजिरा ने सरदार के साथ-साथ अबैक और नुमान को मुश्तरका सलाम किया और सरदार के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। हतीजा ज़ैनी के बराबर टिक गई। शेरबख्त ने साले के लिए जो कुर्सी खींची थी, वो अबैक और नुमान के दरमियान थी। कुर्सी खींचने के बाद वो में पड़ा हुआ था, साले को अबैक की जानिब बैठाया या नुमान वाली तरफ। वो इस बात से रायम था, बज़ाहिर सरदार हाजरा और खदीजा से हालो हवाल पूछ रहा था, पर शेरबख्त को ज़ाले के लिए इतना मुहताज देखकर होंठों पर तबस्सुम बिखरा हुआ था। ज़ाले जो उस गेम से बाकी सब की तरह लाइलम हो रही थी, इसके अंदर और ही मौसम उतरा हुआ था। वो अबैक के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। शहरबख्त ने एक दफ़ा अपनी बैठने की जगह को देखा, फिर अबैक को घूरा। सरदार ने बड़ी मुश्किल अपना कहकहा दबाया था, हाथ के इशारे से शेरू को बैठने को कहा। शेरू को बैठने को कहा, वो बैठा तो रुख अबैक की जानिब था। सारे ने बैठकर मेज़ पर रखा पानी का गिलास मुँह से लगाया और एक ही सांस में सारा पानी पी गई। नुमान भाई, आप सरदार से बराह रास्त पूछ लें या फिर अपने दरमियान लोगों को गौर से देखें, आपको पता चल जाएगा। अभी कुछ देर पहले ज़ैनब ने नुमान को इंटेलिजेंस वाला बोला था, वो एक जो हवाला साले को बेचैन कर गया। क्या ये नुमान कालिया के साथ का आदमी है? क्या कालिया उसका दोस्त है? अब कुछ समझ में आ रहा था। वो नुमान के घर पर क्यों छोड़ गई थी? कहीं नुमान ही तो कालिया नहीं है? अब अपनी सोच को खुद ही रद्द करना पड़ा, क्योंकि कालिया नुमान से कद में लंबा और जिस्मानी तौर पर नुमान से पतला था, और रंग तो कहीं से भी एक जैसा नहीं था। कहाँ नुमान के सेब से सुर्ख गुलाबी गाल, कहाँ काला शाह काकू मायूसी से अपने ही दिमाग में आने वाली आइडियोलॉजी को आइडियो को भोंका लिया। ये पर ये इम्कान ज़रूर हो सकता था अरमान कालिया को जानता हो। वो किन अँखियों से मान का ज़्यादा लेने में मसरूफ़ थी, जो कि सरदार से बच्चे के मुतालिक ही पूछ रहा था। वो जब साले को अपनी दाईं तरफ से आने वाली आवाज़ की तरफ मतवज्जा होना पड़ा, अबैक कदरे उसकी जानिब झुका हुआ था। उसने साले को 2 दफ़ा मतवज्जा किया। जब वो नाकाम हुआ, थोड़ा उसकी जानिब झुककर मुखातिब करना पड़ा। साले के देखने पर वो सीधा होकर बोला, अस्सलाम वालेकुम। साले ने भी अपनी उस चेयर को लौकिक इंसान को गौर से देखा। उसके चेहरे पर इतने नरम मासूम तासरात थे। सारे ने खुशी इखलाक़ी से मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दिया। सॉरी, मैंने आप अगर आपको डिस्टर्ब किया हो। अरे बिल्कुल भी नहीं, असल में मेज़ पर मौजूद सब लोग को मैं जानता हूँ, सिवाय आपके और आपके बराबर बैठे जनाब के। आप दोनों को पहली दफ़ा देख रहा हूँ, इसलिए सोचा तारुफ़ ही करवा हासिल कर लूँ। मैं अबेक हूँ, सरदार नुमान और भाई का दोस्त हूँ, नुमान भाई का दोस्त हूँ। और ये 3 ख़वातीन किसी ज़माने में मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी जूनियर्स थीं। अब ये वहाँ सीनियर्स हैं, पर मैं वहाँ नहीं होता हूँ। आप बताएँ कौन है ज़ाले? अभी भी मुस्कुरा रही थी। मैं ज़ाले हूँ, और ये मेरा दोस्त प्लस भाई शेरबख्त है। मैं ज़ैनब की दोस्त हूँ। इसी के गाँव में एक छोटी-सी डॉक्टर हूँ। शेरबख्त मेरा असिस्टेंट है। ज़ैनब जो कि कबाबों के प्लेट से इंसाफ़ कर रही थी, फ़ौरन बोली, ये मेरी बहन भी है। ज़ाले, आपसे मिलकर खुशी हुई। अबैक ने इतना कहा ही था जब तब इसे खामोशी बैठे शेरबख्त ऊँची आवाज़ में अबैक को बावर करवा दिया, मेरा बहन पहले से शादीशुदा है। उसकी इस सीमत पर अबैक तो मुस्कुरा उठा, पर सरदार ने सर के पीछे को गिराकर कब से दबा कर रखे कहके को बुलंद होने दिया। साले हैरत से मुँह खोले शेरबख्त को दे रही थी। सैनी, खदीजा और हाजरा हंसी में सरदार का भरपूर साथ दे रही थी। तो अबैक बस नज़रें जो झिलाकर धीमे से मुस्कुराया जा रहा था।
हनुमान के चेहरे पर सही 12 बजे हुए थे। वो कभी शेर बख्तू देखता तो कभी सरदार को नज़रों ही नज़रों में पूछता, ये अपना बख्तू है? सरदार ने इस बात पे सर हिलाया। हनुमान ने बेयकीनी से एक दफ़ा सवाल किया, ओए! वही बख्तू जो साल में 1 दफ़ा नहाता है? आँखों की ज़ुबान में पूछे गए सवाल पर सरदार ने हँसते हुए एक दफ़ा फिर से इस बात में सर हिला दिया। कमाल ही हो गई। यार, आज तुम सबका खाना मेरे सर इतना बड़ा मौसा रोनमा हो गया। आज तो खुशी मनाने का हक बनता है। बल्कि आज का दिन बलूचिस्तान की तारीख में रकम होना चाहिए। आज राजू जेंटलमैन बन गया है। रवान की बातों में पर शेरबख्त पहलू बदल कर रह गया। ज़ारे के कान के करीब छुप कर कोशिश की। अगर मुझे इल्म होता ये सब इधर आओगे तो मैं कभी ना आता। ज़ारा ने उसके कंधे पे हल्की सी तबकी देकर चली दी। खाना खाते ही वापस चलेंगे। अगर बोर हो रहे हो तो मेरी जगह पर आ जाओ। देखो, अबैक अपने ऑफिस वालों की कितनी दिलचस्प बातें सुना रहा है। ज़ारा चूंकि चाहती थी वो अबैक से बातें करे ताकि अलग थलग सा खामोश बैठा रहे, उसने उठकर अपनी जगह उसको पेश कर दी। शेरबख्त ने अभी ज़्यादा बहस ना की। साले शेरबख्त की छोड़ी जगह पर बैठ गई। नुमान सबसे उनकी पसंद पूछ रहा था। सबसे पहले हाजिर ने जवाब दिया, नुमान भाई, मैं यहाँ आई ही खास डबल बर्गर के लिए हूँ। इससे मेरे वही मंगवाएं, साथ में ढेर सारा फ्रांस। खदीजा खदीजा तुम क्या लोगी? मेरे लिए भी वही लूँगी जो हाजिर और ज़ैनब लेगी। पर मेरे पीने में पेप्सी मत मंगवाइएगा, या तो स्प्राइट या कोई शेक। उन लोगों की बरसी का मेरा साथ साथ लगता जा रहा था। जानू, तुम कितने बर्गर, कितने पिज़्ज़े, कितने ग्लास शेक लोगे? नुमाना उसकी ज़्यादा खाने की आदत का निशाना बनाते हुए पूछा। मैं यहाँ का बर्गर, पिज़्ज़ा और अब कबाब भी मैं खा चुकी हूँ, इसलिए आज उनका चिकन मद्रासी चेक करना है। साथ में नान हो और ढेर सारी बर्फ़ डालकर बड़ा ग्लास कोला का। सरदार ने नफ़ी में सर हिलाया। नुमान ने बेटे को एक तरमीम करवाई, भाई बर्फ़ के पहाड़ बिल्कुल नहीं डालना, बस बच्ची को बहलाने के लिए एक आध टुकड़ा डाल देना। उसके बाद नुमान ने बैग की जानिब सवाली नज़रों से देखा जो शेरबख्त के साथ धीमी सी आवाज़ में बातें कर रहा था। शेरबख्त के चेहरे पर अब पहले की तरह मेले में बचने वाले बच्चों वाले तासरात भी ना थे। साले को ये बात बड़ी खुशी दे रही थी। सर, मैं और शेरबख्त कबाब मिक्स ही लेंगे, साथ में नान और सलाद। पहले उसने जो ऑर्डर दिया था वो भी कबाब मिक्स ही था, जो इसे खाना नसीब ना हुआ क्योंकि वो खाना ज़ैनब हड़प कर चुकी थी, जिस पर उसकी चुटकी भर भी शर्मिंदगी ना हुई थी। सारे ने हाजरे के कहने पर बर्गर ही मंगवाया लिया था, क्योंकि हाजरा का कहना था आज यहाँ आए ही फ़कत उनका बर्गर चेक करनी है। नुमान और सरदार ने एक ऐसे जैसा ऑर्डर दिया था। बैरा सबके आगे रिफ्रेशमेंट रखकर चला गया। हाजरा बीबी, तैयार हो जाओ, तुम्हारे पर्चे ख़त्म हो गए हैं और मेरे कॉलेज से टेक की ये टीचर भाग गई है। जब तक नई का इंतज़ाम नहीं होता तुम वो जगह सँभाल रही हो। भाई, गाँव रहने के लिए चली जाऊँगी, मगर मैं नहीं उठ रही सुबह 8 बजे। अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से जान छूट रही है। इधर अम्मा को मेरी शादी की फ़िक्र सताई जा रही है। हाँ, उनकी गाल आई है थी, मुझे कह रही थी किसी दिन वक़्त निकाल कर आओ, हाजा के ससुराल वाले दिन लेने आ जाते हैं, इसलिए तो तुम्हें जॉब की ऑफ़र कर रहा हूँ। ना उठना, सुबह 8 बजे मैं तुम्हारे पेपर पीरियड लेट रख दूँगा। नवाबों की तरह आना 1-2 हफ़्ते की बात है। देख लेना भाई, ये ना हो मैं आपको हाँ कर दूँ और आप अम्मा के साथ मिलकर मेरे खिलाफ़ होने वाली साज़िश का हिस्सा बन जाएँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मर्ज़ी से ही फ़ैसला करेंगे। अगर ऐसा है तो मेरी जानिब से हाँ है, पर तनख़्वाह मक़बूल होनी चाहिए। हाँ, मक़बूल ही है, 2 वक़्त की रोटी और रिहाइश फ्री में मिलेगी। बस मेरी जॉब से ना ही समझें। अबैक, तुम अपने ऑफ़िस में मेरे लिए जगह नहीं ढूँढ सकते। अबैक जो पूरी तरह से शेरबख्त की बात सुन रहा था, उसके कानों तक हाजा की आवाज़ ही पहुँची थी। यह बैग भी ना कैसा मलंग इंसान है। हाँ, मलंग जीन्स पहनकर ही फिरते हैं। भाई भी कभी नहीं बाल भी कभी नहीं कटवाता। पिछले 4 सालों से ऐसे ही घूम रहा है। एक दफ़ा भी उसके बालों से कटाई नहीं हुई। मैं कह रही हूँ, इसके सर में भैंस के साइज़ की जुएँ होनी चाहिए। खदीजा ने उसके बाजू पर एक हाथ लगाया। ज़ैनी, खबरदार, जो तुमने खाने की मेज़ पर मज़ीद एक लफ़्ज़ ऐसा फ़िज़ूल बोला। आज के ज़माने में सुनने वाले कान ख़त्म हो गए हैं, पर मेरी ज़ुबान सच कहना बंद नहीं करेगी। सैनिक की बात पर नुमान ने बावर किया, ये ना हो हमें सच्ची के इलमदार या ज़ुबान हमेशा के लिए काटनी पड़ जाए। नुमान के मोबाइल पर बेल हुई। वो माजूद करदा फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। सरदार पहले ही अपने मोबाइल पर नंबर मिलाता हुआ वहाँ से उठकर जा चुका था। हाथा, खदीजा और ज़ैनी वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। साले को भी आने की ऑफ़र की, मगर उसके कान अबैक और शेरबख्त की जानिब लगे हुए थे। चूँकि अबैक दूर बैठा था, वो उसके अल्फ़ाज़ सुन नहीं पा रही थी। नामहसूस अंदाज़ में अपनी जगह से उठकर जानिब की खाली कुर्सी थोड़ा अबैक की जानिब करके बैठ गई। वो सरगोशी में शेरबख्त को समझा रहा था,
यार ये तो कोई वजह नहीं है, माँ बाप सपोर्ट नहीं करें उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। हर मान जाओ, अपने ख्वाबों की ताबीर ढूँढने के लिए मेहनत ही ना करो तुम्हारी तो फिर वालिदा साथ ही होती हैं। मेरे तो वालिद चमन में रहते हैं, माँ चाइना में अपने दूसरे शौहर और बच्चों के साथ होती है, वो दोनों शुरू से मेरे साथ नहीं रहते। अब इब्तदाई ज़िंदगी में मेरे हॉस्टलों में ज़िंदगी में गुजरी है, एक नेक फितरत इंसान ने मेरी मदद की थी, पर सिर्फ तब तक जब तक मैं उड़ना नहीं सीख गया था। मेरे बाप ने चाइना में अपनी मर्ज़ी से मेरी माँ के साथ शादी की, फिर उसको पाकिस्तान लेकर आया। मेरी माँ मुसलमान नहीं है, इसी बात पर वालिद की फैमिली ने उनको कबूल नहीं किया। कुछ मेरी वालिदा उम्र में मेरे वालिद से 10 साल बड़ी थी। उधर उनको कम उम्र बीवी मिल रही थी, इसलिए फ़ौरन चाइना वाली को तलाक देकर भेज दिया। उसने बेटा अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो क्यों एक शाम के बच्चे को पालती जिसने वीज़े के लिए शादी की, वादे किए, दूसरी औरत देखी, तो बेवफ़ा सब कुछ भूल गया। मेरी माँ कहती है जैसा बाप होता है बेटा भी एक दिन वैसा ही निकलता है, इसलिए वो मुझे यहीं छोड़कर वापस नहीं चली गई। बाप ने दूसरी शादी बड़ी धूमधाम से की, क्योंकि इधर तो ये उनकी पहली ही शादी थी। अगर मियाँ मेरी माँ को मेरी ज़रूरत ना थी तो इधर भी किसी को ना थी। एक बदमज़हब की औरत से जन्म लेने वाला प्लीत बच्चा किसी को एक आँख नहीं भाता था। रो धोकर शायद 4 साल ही गुज़रे थे। मेरे वालिद की माँ को लगता मेरा मनहूस साया इस घर में है। इससे उनके बेटे की भी अभी तक औलाद नहीं हो रही थी। एक दिन ऐवें ही एक बात को इश्यू बनाकर मेरी वालिद की बीवी ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। वो एक रात में मैंने उनके घर की बाहर छड़ी पर बैठकर रोते हुए गुज़ारी, वहीं रो धोकर न जाने कब सो गया। इस वक़्त में हमारे इलाके में आबादी इतनी ज़्यादा न थी, छोटे-छोटे गाँव और दूर-दूर घर। पर जब मैं सुबह उठकर छड़ी के ऊपर नहीं था, एक गाड़ी की बैक सीट पर गर्म चादर के अंदर छुपा हुआ था, उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई नाकामी नहीं हुई। वहाँ से गुज़रते थे एक मुसाफ़िर ने मेरे घरवालों को सहरी के वक़्त जगा कर उनकी दहलीज पर मौजूद एक टहनसार साला बच्चे को की मौजूदगी से खबरदार किया। जवाब में उन लोगों ने बच्चे को मनहूस बोलकर 2-4 गालियाँ देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उस मुसाफ़िर ने बंद दरवाज़े को देखा और फिर मुझे। मैं अपने महसिन को कभार ही मिला हूँ, पर मेरे हॉस्टल स्कूल की फ़ीसें मेरा खर्चा हर माह में पूरे वक़्त पर डाक के ज़रिए मिल जाता है। जब मैं कॉलेज में एफएससी कर रहा था, मैंने उनका भेजा हुआ खर्चा इस्तेमाल करना बंद कर दिया, उनको लिख दिया और मुझे खर्चा भेजना बंद कर दें। एफएससी ने मैंने स्कॉलरशिप पर की थी। उसके बाद मेरी कारकर्दगी की बुनियाद पर यूनी तक मेरी तालीम का सारा खर्चा गवर्नमेंट देती रही है। अपना जेब खर्च में पार्ट टाइम नौकरियां करके बना लेता। जिस दिन मुझे ये समझ आई कि मैंने ज़िंदगी में मदद लेने वाला नहीं बल्कि मदद देने वाला बनना है, अपना मोहसिन जैसा बनना है, उस दिन से मैं उन अनथक मेहनत की है। आज मैं SCSS के इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में बड़ी अच्छी तनख्वाह पर नौकरी कर रहा हूँ। इसी तनख्वाह से पैसे जोड़कर मैंने अपना मकान खरीदा है। मेरे दोस्त ये सब बताने का मकसद कोई अपनी शेखी भकाड़ना नहीं है था, फ़कत एक हौसला अफ़ज़ा मिसाल देना चाहता था। अब तुम हिम्मत कभी ना हारो, मेहनत करो। आज के दौर में आगे जाना है तो तालीम बड़ी ज़रूरी हो गई है। आज डिग्री के बगैर एक चौकीदार को भी नौकरी नहीं रख रहा। उसके बारे में भी पूछा जाता है कि हाँ भाई, तुमने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, बंदूक चलाना भी जानते हो या सिर्फ पकड़ के खड़े ही हो सकते हो। आज इल्म सीखना है तो इंसान के लिए बहुत आसान बात है। आपके पास 50 टीवी चैनल हैं, हर मौजू पर बात होती रही है। इन बातों पर भी बहस हो रही है जी, जो बिल्कुल भी छेड़े जाने वाले नहीं हैं। जब हम टीवी के सामने बैठकर टॉक शोज सुन रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं, नहीं तो 1 घंटे का खबरनामा ही सुन लेते हैं, तो ये एक सीखने का अमल है। अब हर घर में 2-4 लोग के पास अब लाजिम फ़ोन मौजूद है। इंटरनेट पैकेज इतने सस्ते मिल रहे हैं, बज़ाहिर आप अपने फ़ोन में मसरूफ़ हैं, मगर आप फिर भी इस सीखने के अमल से गुजर रहे होते हैं। तो इल्म आज के इंसान के पास बहुत सारे ज़राए से आ रहा है। जैसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक क़यामत के निशानों में से एक निशानी ये बताई है, फरमाया क़यामत के नज़दीक के ज़माने में इल्म कम हो जाएगा। मेरे उस्ताद कहाँ करते थे, आज के दौर में तालीम आम हो गई है, हर घर की तालीम पर ज़ोर है, हर तालीम याफ्ता को इज़्ज़त मिलती है, हर तालीम पर इतनी तालीम होने के बावजूद इल्म कम हो गया है। वो इल्म जो इंसान के निचले दर्जे से निकाल कर ऊंचाई पर पहुंचाने आया था, उसकी किल्लत होती जा रही है। आज तालीम के बगैर इंसान का गुजारा नहीं हो रहा। डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं होगी तो छोकरी नहीं मिलेगी। इस बात पर खुद ही धीरे से मुस्कुराया। देखो सीधी सी बात बताऊँ, मैं अपने ऑफिस के बैग की आईडी खोल कर बैठ जाऊँ। आधा घंटा से मैं स्क्रॉल करके मुख्तलिफ स्कोर करके मुख्तलिफ पेंचर्स और लोगों की शेयर की हुई चीज़ें देखकर पढ़ लूँ, तब एक बुक पढ़ने जितना फ़ायदा होता है, शायद उससे भी ज़्यादा। इतने से वक्त मैं कोई 10 हदीस पीसों अकाबीन अकवाल लतीफ़े किसी की दुखी आप बीती के ही किसी पोस्ट पर लोगों का असल चेहरा नज़र आता है, जहाँ लोग अफरावनी से उर्दू अंग्रेज़ी ज़ुबान के इस्तेमाल से धड़प राय दे रहे होते हैं। वो सब के सब लोग
तालीम याफ्ता हैं तो लिखने के काबिल है ना, अगर लिखना पढ़ना जानते हैं तो तब ही तो अपने राय रखते हैं। अब इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इतनी प्यारी तशरीह हो जाती है कि और किसी मिसाल की ज़रूरत ही नहीं रहती। जानते हो वो सब बढ़ चढ़ कर बोलने वाले लोग बोल किस पर रहे होते हैं, दीन पर। और इस दीन पर जिसकी रूह में एक अहम असूल ये दिया गया है कि खबरदार किसी भी मज़हब की तौहीन ना करो, चाहे ईसाईयत हो, यहूदियत हो, हिंदुइज़्म हो, इस्लाम कह रहा है खबरदार किसी के मज़हब पर बात ना करो। क्यों? क्यों बात ना करो? यहाँ फिर वही जो हुक्म आ जाता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली निकालने आपके बारे में दिया था, बिल्कुल इसी अंदाज़ में समझाया है जिस औरत की इज़्ज़त के बारे में फरमाया, ऐ लोगों अपने घर से बाहर की औरत की इज़्ज़त ना करो ताकि अल्लाह तुम्हारे घर पर मौजूदा औरत की इज़्ज़त दे। इस तरह फरमाया गया लोग खबरदार अपने माँ-बाप को गाली ना देना। अर्ज़ की गई या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला कौन अपनी माँ बहन को गाली दे सकता है? तो जवाब में फरमाया जब तुम किसी के माँ-बाप को गाली दोगे तो वो जवाब में तुम्हारे माँ-बाप को गाली देगा। तो एक तरह से तुमने अपने माँ-बाप को गाली दी है। इस तरह जब हम किसी के मज़हब पर तनकीद करेंगे, बुरी बात करेंगे, वो जवाब में हमारी मज़हब को निशाना बनाएगा। ये बात जानते ही हम सब हैं, वही हैं पर अमल कोई नहीं है। यही इल्म वाली हदीस मुबारक का मफ़हूम है। पता सब कुछ होना है। हम इस मज़हब के मानने वाले जो खैर है फिर भी उँगली उठाने से मना करते हैं। हमने इस मज़हब को अपनी जहालत की बनाहट पर मज़ाक ही बना दिया। असल जहालत ये है, जाहिल वो नहीं है जो हर्फ शनास नहीं है, जाहिल वो नहीं है जो स्कूल और मदरसा नहीं गया है, बल्कि जाहिल वो है जिसका दिल अदब से खाली है, जिसका दिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली है। ये जहालत है वो इल्म जो इंसान को नफ़ा दे, इसके इखलाक को बुलंद करे, उसको दूसरों की इज़्ज़त करना सिखाए, सब्र करना सिखाए, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सिखाए, अपने भाई से मोहब्बत करना सिखाए, बड़ों का एहतराम सिखाए, गरीब की मदद करना सिखाए, यतीमों की कफ़ालत करना सिखाए, सच कहना और मानना सीखना सिखाए, इंसानों से मोहब्बत करवाए, वफ़ादारी सिखाए, किसका हक़ ना मारना सिखाए, जिसमें एक ज़ुल्म ना हो, हक़ तलफ़ी ना हो, यकीन माने। ऐसा इल्म अगर दुनिया की किताबों को पढ़ कर मुल्तान में मिलता तो आज दुनिया में इस ज़ुल्म इस कदर आम ना होता। हर तरफ ताकत के बलबूते पर मुल्कों के मुल्क तबाह ना हो जा रहे होते, बल्कि अमेरिका, बरतानिया, रूस जैसी ताकतें बड़ी शराफत से नज़र झुकाकर अपने कमज़ोर से मुल्क के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आ रही होती, ना कि उन पर बम मार कर तबाह कर रही होती। ऐसा इल्म ख़ास अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हदायत है और वो फरमाते हैं अल्लाह जिसको चाहे नवाज देता है, उसलिए इसीलिए तो हम हर नमाज दुआ में मांगते हैं कि ऐ अल्लाह हमको हदायत अता फरमा, अपने नेक बंदों का रास्ता अता फरमा। इतनी लंबी बात कर गया हूँ पर समझाना ये चाह रहा हूँ, अल्लाह ने तुम्हें हदायत दी हुई है और अब तुम्हारे लिए ज़रूरी है देखना, दुनिया का इल्म सीखो ताकि कहीं जॉब करके अपनी माँ और अपना ख्याल अच्छी तरीके से रख सको। कल को अगर तुम्हारे सामने कोई और शेर बख्ताता है तो वो तुमको देखकर ये सीख सके कि ऐसे गिर कर संभलते हैं, एक ज़िंदगी हर किसी को गिराती है। अगर हम गिरेंगे ही नहीं तो उठेंगे कैसे? तुम मेरे पास अगर इधर हॉस्टल में आ जाओ, मैं सीधा तुम्हें मैट्रिक की तैयारी करवा दूंगा। अगले साल इम्तहान देकर किस्मत आजमाई लेना। कर लेना। सारे की आंखों से लगता आंसू बहते जा रहे थे। अब उसको समझ आया था। अब बैग को देखते ही वो इतना अपना अपना पैरा क्यों लगा था, साले का जी चाह रहा था आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ले। वो शायद ऐसा भी कर भी चाहती है पर अपने चेहरे के सामने टिश्यू लहराते देखकर होश में आई, जल्दी से गर्दन मोड़कर अपने दूसरी जानब देखा। सरदार अपने फ़ोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते एक हाथ से टिश्यू ऑफर कर रहा था। वो हैरान हुई, भला ये कब आकर मेरे बराबर बैठा था। मिस कॉल चेहरा साफ कर ले, लड़कियां वापस आ रही हैं। साले ने गर्दन मोड़कर एक नज़र वॉशरूम रूम्स की जानिब देखा। वो लोग वाकई आ रही थी। शुक्रिया। साले ने टिश्यू से अच्छी तरह अपना चेहरा साफ किया। चेहरा सुर्ख हो गया था पर जैसे ही जैनब लोग मेज तक आई, खाना भी आ गया। उसकी जानिब किसी का ध्यान नहीं हुआ। बातों और हंसी मजाक के दौरान वो मज़ेदार खाना खाया गया। तो ये था आज के नंबर के पार्ट का। कैसा लगा आप सबको नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाने लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल also प्रेस द बेल आइकन। और अगर मैं कहीं अटक अटक के बोल रही होती तो आई एम सॉरी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं गलती तो हो जाती है। तो काइंडली तो आई एम सॉरी अगेन, एक दफ़ा मैं फिर आप लोगों से सॉरी करती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अटक अटक के ना बोलूँ, लेकिन गलती हो जाती होती है। हम हर किसी से हो जाती है जब इंसान पढ़ने लगता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस सबक के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।